कर्तव्य है कि वह वादी के प्रति हानि बरत। लिस्ट कुछ बता रहा हूँ लेकिन पूरी लिस्ट नहीं बता सकता, बताना क्या है मुश्किल है। अब आइए 4-5 फिर उदाहरण वही सावधानी। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति रोड पर वाहन चला रहा है तो उसका कर्तव्य है कि जितने लोग रोड पर चल रहे हैं उनके प्रति वह सावधानी बरते। अगर वह उचित सावधानी नहीं बरता और एक दो लोगों को कुचल दिया या हाथ पैर तोड़ दिया तो ऐसी दशा आपका उससे मुआवजा वसूला जा सकता। अपराध भी हैं और अपराध आपका आईपीसी में 279 में है। और आपका मृत्यु अगर व्यक्ति की हो गई वाहन के टक्कर से तो 304 ए में जाएगा। भाई अपराध भी हैं, अपकृत्य भी हैं। अपकृत्य में वाहन मालिक से या वाहन के चालक से दोनों को एक साथ प्रतिवादी बनाकर दोनों से मुआवजा वसूला जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्वामी और क्या होते हैं, सेवक। और बताया गया भाई कि स्वामी और सेवक की जिम्मेदारी संयुक्त और पृथक दोनों होती हैं। या तो आप स्वामी के खिलाफ मुकदमा करिए या सेवक के खिलाफ या दोनों। तो जो क्षतिग्रस्त हुआ है वह दोनों के खिलाफ मुकदमा करके वसूल सकता है मुआवजा। पहला, सावधानी का जो स्तर होता है वह प्रत्येक स्थान और समय दर समय बदलता रहता है। इसमें सुषमा मित्रा का केस आया था। सुषमा मित्रा का केस है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सुषमा मित्रा का केस है ये आपका बने। इस केस में ये कहा गया कि अगर शहर में है तो शहर में अगर कोई व्यक्ति आपका बस में बैठा है और अपनी केहूनी को बाहर निकाला है बस से, तब ऐसी दशा में कह सकते हैं कि ये उचित नहीं होगा। लेकिन अगर गांव का है रोड या भीड़ भाड़ वाली रोड नहीं है और कोई व्यक्ति अपनी केहूनी बाहर निकाल कर बैठा है तो बस चालक का कर्तव्य है कि वह सावधानी बरते और घुमाते समय बस या मुड़ाते समय या पास देते समय किसी वाहन को थोड़ा दूरी बनाए रखे। और अगर बस चालक ने ऐसा नहीं किया और एक महिला की वही सुषमा मित्रा की आपका केहनी ही टूट गई, वह मुआवजा पाली। लेकिन शहर के मामले में आपका ऐसा संभव नहीं है। क्यों? यानी कि शहर के मामले में सावधानी ज़्यादा यात्रियों को भी बरतनी है और वह अपनी कोहनी को कहाँ रखे, अंदर। और आउट एरिया में चले जाए तो भीड़ कम रहती है। अब इसी प्रकार सेना में भी देख सकते हैं, जो सैनिक बॉर्डर पर तैनात हैं उनको सतर्कता ज़्यादा बरतना है, क्योंकि कब गोली चल जाए कोई भरोसा नहीं और कब गोला पाकिस्तान चला दे कोई भरोसा नहीं। लेकिन यहाँ जो सैनिक है उनको उतना सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं। यानी कि सावधानी का स्तर कार्य दर कार्य, समय दर समय और स्थान दर स्थान परिवर्तित होता रहता है। एक किसान कितनी सावधानी बरते, एक डॉक्टर कितनी सावधानी बरते, आपका पहले से निश्चित नहीं है। ये कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे एक किसान हल चला रहा है तो थोड़ा कम सावधानी भी बरते तो काम चल जाएगा। लेकिन एक डॉक्टर आँख का ऑपरेशन कर रहा है, हल्का सा सावधानी हुई तो पूरी जिंदगी क्या हो जाएगी, आँख बर्बाद। तो वहाँ सावधानी का स्तर क्या है ज़्यादा। या हार्ट का ऑपरेशन कर रहा है, पेट का ऑपरेशन कर रहा है या सीजर कर रहा है यानी कि बच्चा पैदा करने के लिए ऑपरेशन कर रहा है, तो वहाँ सावधानी का स्तर क्या होना चाहिए, ऊंचा, क्योंकि जान जा सकती है व्यक्ति की।
यानी कि ये पहला उदाहरण डॉक्टर मरीज का हम बताए। अब वही दो तीन उदाहरण देखने, एक बस चालक का बता दिया, वकील मुवक्किल का मैं कल बताया ही था कि वकील और मुवक्किल, तो भाई वकील साहब का सावधानी बरतने का कर्तव्य था कि वह ऐसा मुवक्किल रखे, माने वह ऐसा कार्य न करे, माने कि जब डेट वोट पड़े तो क्या करें, वहाँ जाएं। अगर उपस्थित नहीं होते और मुकदमा खारिज, तो क्लाइंट किससे वसूल लेगा पैसा, तो आपका कह सकते हैं कि वकील साहब से। इसके बाद आपका तमाम ऐसे रिलेशन हैं, जैसे कि वाहन चालक हुआ, एरोप्लेन चालक हुआ, या आप कह सकते हैं अभिकर्ता हुआ। अभिकर्ता के मामले में कि अगर एजेंट कार्य कर रहा है तो उसका कर्तव्य है कि वह सावधानी बरते। अगर वह सावधानी नहीं बरता और दूसरे को नुकसान पहुंचा, तो नुकसान जिसको पहुंचा है वह व्यक्ति एजेंट से या उनके मालिक से मुआवजा की मांग कर सकता है। तो पहला हो गया कि किसी व्यक्ति पर सावधानी बरतने का क्या हो, कर्तव्य। दूसरा ये है कि उस व्यक्ति ने इस कर्तव्य को भंग किया हो। भंग किया हो का मतलब कि कार्य करते समय सावधानी न बरती हो, यानी कि जितनी सावधानी कार्य करते समय उसे बरतनी चाहिए, अगर वह व्यक्ति उतनी सावधानी नहीं बरता है तो हम कहेंगे कि वह अपने सावधानी बरतने के कर्तव्य को क्या किया है, ब्रीच किया है, तोड़ा है, भंग किया है। तो भाई जैसे कि आपका एक दो और उदाहरण देखिए, फाटक वाला भी उदाहरण, इसमें गड्ढा वाला उदाहरण, बोरेबल वाला उदाहरण, तमाम उदाहरण सेट किए जाते हैं भाई। एक दो तीन और हम बता दें। पहले आपका फाटक वाला देखा जाए भाई उदाहरण। एक रेलवे का फाटक है और रेलवे का फाटक पर सावधानी ज़्यादा बरतनी है। अगर रेलवे के फाटक पर जो गार्ड है उसका ये सावधानी बरतने का कर्तव्य है कि जब ट्रेन आने को हो तो फाटक क्या करे, बंद। अगर वह सावधानी नहीं बरता और फाटक खोला छोड़ दिया और तत्पश्चात ट्रेन आई, दो चार लोग मर गए, घायल हो गए, तो वह फाटक का गार्ड इसके लिए जिम्मेदार होगा, क्योंकि उसका कर्तव्य क्या था, सावधानी बरतने का, और वह इस कर्तव्य को क्या किया, ब्रीच या भंग। अगला उदाहरण फाटक के बाद आप देख सकते हैं, मैंने जो आपका अगला उदाहरण भी देख सकते हैं, आपका मैंने रेलवे फाटक के बाद डॉक्टर का आपका हो गया, वकील, और उदाहरण देखिए, अभी उदाहरण दिमाग में आता है बताते हैं भाई, आगे देखिए। हाँ, ये मैंने काफ़ी, हाँ देखिए आपका बोरेवल वाला, देखिए आपका बोरेवल यानी कि गड्ढा। लोग देखिए आपका जैसे कि पंपिंग सेट लगवाना है, या आपका हैंड पाइप लगवाना है, या लोग तालाब खोदवाते हैं, या आपका रोड पर देख रहे हैं कि कई जगह खोद कर छोड़ देते हैं। तो भाई जो लोग हैंडपम्प के लिए खुदाई करवाए हैं, बोरेवल के लिए करवाए हैं, ट्यूबवेल बनवाने के लिए, कुआं बनवाने के लिए, तो उन व्यक्तियों का ये कर्तव्य है कि सावधानी बरतें और चारों तरफ से कोई न हो तो उस कुएं को या गड्ढे को क्या कर दें, घेर दें। अगर वे नहीं घेरे और आपका कोई व्यक्ति जाकर उसी में क्या हुआ, गिर गया, तो ऐसी दशा में गड्ढा खोदने वाला जिम्मेदार होगा। और ब्रह्म किस आपका जो केस है, नवल किशोर, देखिए केस ना लिखे, थोड़ा बहुत आपका ऐसे ही समझिए भाई, केस अभी ना लिखिए। आपका जो केस माने आपका जो मामला आया, यही रात का मामला ये आया, और इसमें आपका एक व्यक्ति अपनी साइकिल से जा रहा था, रोड पर आपका गड्ढा खोदा था,
और रोड पर कहीं नहीं लिखा था या बाड़ भी नहीं लगी थी कि यहाँ क्या खोदा गया है, गड्ढा। साइकिल वाला जाकर उसी में क्या हो गया, गिर गया, और साइकिल वाले ने जो गड्ढा खोदे थी कंपनी, उससे मुआवजा की मांग की और पाया। तो भाई तमाम बोरेबल में आपका घटना इस समय होती हैं भारत में, और पता लगता है कि इनको बचाना है बचाना है। छोटे छोटे बच्चे उसी में क्या हो जाते हैं, गिर, कई मर भी गए और कई बचा भी लिए गए। तो ये कर्तव्य है आपका गड्ढा खोदने वाले का कि बाढ़ कम से कम लगा दे, ताकि दूसरे लोग उसमें गिरकर न मरें या घायल न हो। यानी कि आपका तीसरा देखिए, सावधानी बरतने का कर्तव्य था। उपेक्षा के अपकृत्य में व्यक्ति ने सावधानी नहीं बरता तो दूसरे पक्षकार को क्या हुई, क्षति। क्षति में सांपत्तिक क्षति भी हो सकती है, शारीरिक क्षति भी हो सकती है। यानी कि गिर के हाथ पैर तोड़ दिया तो आपका क्या हुआ भाई, आपका सांपत्ति बने शरीर की क्षति हो गई, मर भी जाते हैं लोग। यानी कि क्षति आपका शरीर की भी हो सकती है और संपत्ति की भी। तो एक और उदाहरण संपत्ति के देखा जाए। मान लीजिए ए और बी का माने बगल बगल मकान है। ए ने क्या काम किया कि अपने बी का ये आपका कह सकते हैं कि बी का ये मकान का ये दीवार खड़ी है, और ए ने इनकी दीवार से सटे बहुत ज़्यादा गड्ढा बनवा दिया, और इस गड्ढे के कारण बी की बिल्डिंग क्या हुई, धंस गई। यानी कि ए ने जब गड्ढा बनवाया तो इसका कर्तव्य था कि दीवार पर कुछ क्या लगाता, सपोर्ट, ताकि बी की दीवार नहीं गिरती। लेकिन ए ने ऐसा नहीं किया तो ए जिम्मेदार होगा। देखिए कई जगह स्टे आर्डर भी इसी के आधार पर लिया जाता है कि हजूर ये अपने मकान पर अपने ज़मीन पर मकान बनवा रहा है, गड्ढा खोद दिया है ज़्यादा, हमारा मकान गिर सकता है, अतः गड्ढा खोदने पर रोक लगाई जाए, या कुछ उधर से हमारे मने क्या करे, दीवार पर सपोर्ट लगाए। क्योंकि हमारा ये सुखाधिकार है, इजमेंट है, वो अलग कानून पढ़ना है आपका, यूपी में है भी जे में इजमेंट एक्ट, सुखाधिकार। अगला देखिए आपका इस प्रकार आपका कह सकते हैं कि उपेक्षा का जो अपकृत्य था, थोड़ा बहुत शॉर्टकट किया गया भाई, क्योंकि बहुत लंबा ये अपकृत्य है, केस भी ज़्यादा है। अब इसमें आपका दो मैक्सिम देखना है, वह आपका ज़्यादा पूछा जाता है। पहला हम मैक्सिम उठाते हैं रेस एप्सा लाक्विटर। रेस इप्सा लाक्विटर, ये देखिए आपका बिहार में ज़्यादा क्वेश्चन बना है। रेस इप्सा लाक्विटर, ये जब भी आपका मैक्सिम पढ़िए तो इसको आपको एविडेंस की धारा 106 से जोड़कर पढ़ना है, क्योंकि और बिहार में पूछा भी गया है कि ये क्वेश्चन आ चुका है बिहार में कि रेस एप्सा लाक्विटर विधि का नियम है कि साक्ष्य का, तो ये साक्ष्य का नियम है, विधि का नहीं। भाई ये बिहार में आपका कई बार आ चुका है। क्वेश्चन ये बना था कि रेस एप्सा लाक्विटर ये विधि का नियम है कि साक्ष्य का, तो ये साक्ष्य का नियम है। देखिए पहले इसकी भूमिका देखिए तब भाई शुरू किया जाएगा। रेस एप्सा लाक्विटर का शाब्दिक अर्थ हुआ घटना, माने घटना अपनी कहानी स्वयं कहती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, या घटनाएं बोलती हैं, यानी कि घटना स्वयं बोल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टिया या सरसरी तौर पर, अगर हम घटना को प्राइमा फेसाई देखें, प्रथम दृष्टिया देखें,
तो घटना ही ये बता देती है कि प्रतिवादी उपेक्षा बरता होगा तभी वादी को नुकसान पहुंचा है, अन्यथा ये नुकसान वादी को नहीं पहुंचता। इसी को हम क्या कहते हैं, रेस एप्सा लाक्विटर। ये सिद्धांत आपका साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में है और 106 पहले देखा जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 ये बताती है कि अगर किसी विशिष्टतः ज्ञात तथ्य के बारे में साक्ष्य देना है, विशिष्टतः ज्ञात तथ्य, भाई विशिष्ट नहीं, स्पेसिफिक नॉलेज वाला, एक लाइन में चेंज हो जाएगा। अगर केवल आपका विशेष तथ्य रहे तो 103, और विशेषतः ज्ञात तथ्य रहे, माने एक शब्द पर धारा बदल जाएगी। विशेष तथ्य रहे तो कौन सी धारा, आपका 103, और विशेषतः ज्ञात तथ्य रहे तो 106। यानी कि अगर कोई ऐसा तथ्य है, ऐसी बात है, ऐसी घटना है जिसका विशेष ज्ञान किसी व्यक्ति को है, तो सबूत का भार उसी व्यक्ति पर होगा कि वह ये साबित करे कि यह घटना कैसे घटी। न्यायालय ये मानकर चलेगा कि ये घटना उसकी गलती के कारण घटी है, उपेक्षा के कारण घटी है। आपका ये उपधारणा की जाएगी, फिर प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, एक उदाहरण देखिए, जैसे कि आपका टिकट वाला भी उदाहरण पूछा जाता है। जैसे कि आपका एक व्यक्ति बिना टिकट के यात्रा करते हुए पकड़ा गया, तो वही व्यक्ति जान सकता है विशेषतः कि वह टिकट लिया था कि नहीं। ऐसी दशा में अब सबूत का भार कि वह टिकट लिया था कि नहीं किस पर होगा, यात्री पर। ये विशेषतः ज्ञात तथ्य है, वही व्यक्ति जान सकता है। देखिए अब शुरुआत किया जाए इसका, भाई ये तो एविडेंस में बताया गया। इसकी शुरुआत आपका सामान्य नियम पहले लिखेंगे, सामान्य नियम लिखेंगे। इसके बाद आपका अपवाद लिखेंगे। अपवाद के बाद आपका कह सकते हैं कि ये सिद्धांत बताएंगे, जो हम बताए हैं मैक्सिम। सिद्धांत के बाद आपका कह सकते हैं कि घटना स्वयं बोलती है। कुछ उदाहरण बताएंगे कि आपका कुछ क्या बताना पड़ेगा, उदाहरण। देखिए सामान्य एक उदाहरण बना लिया जाए भाई, तब सही रहेगा। मान लीजिए ए और बी हैं, और बी मान लीजिए आपका मरीज है। बी मरीज है और ए आपका डॉक्टर साहब हैं, और बी ने डॉक्टर साहब को सम्मति दी कि आप ऑपरेशन करिए। डॉक्टर साहब ने बी का ऑपरेशन किया और ऑपरेशन में असावधानी या उपेक्षा बरती और बी को नुकसान हुआ, और बी कौन मुकदमा करेगा मुआवजे की मांग के लिए, बी किसके खिलाफ करेगा, डॉक्टर साहब। तो सामान्य नियम इसी पर कवर करना है। देखिए सामान्य नियम ये है कि वादी यानी कि मरीज मुकदमा कर रहा है, कौन, मरीज। सामान्य नियम ये है कि वादी को न्यायालय में ये साबित करना होता है कि प्रतिवादी की उपेक्षा के कारण हमें क्षति हुई है। यानी कि प्रतिवादी ने उपेक्षा बरती है, इस कारण से हमें नुकसान हुआ है। ये किसको साबित करना पड़ता है, वादी को। यानी कि इस उदाहरण में कुल मिलाकर बी को न्यायालय में ये सिद्ध करना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करते समय लापरवाही बरती, उपेक्षा बरता, नेग्लिजेंस बरता, और इस कारण से हमें नुकसान हुआ है। अगर मरीज ये साबित नहीं कर पाया तो मुआवजा नहीं पा सकता।
लेकिन ये जो मैक्सिम है आपका घटना स्वयं बोलती है, रेस एप्सिलॉन क्वीटर, इस नियम का अपवाद है। अपवाद कैसे हैं भाई? अगर बी दिखा दे कि हजूर आप घटना को ही देख लीजिए, आप शुद्ध रूप से इस घटना को देख लीजिए और इस घटना को देखते ही आपको लग जाएगा कि डॉक्टर साहब की गलती के कारण ही ये क्षति हमें हुई है, यानी कि आप प्रथम दृष्टया या प्राइमा फेसाई इस घटना को देखिए और घटना जब आप देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि किसकी गलती थी, डॉक्टर साहब की, और डॉक्टर साहब ने उपेक्षा बरती तभी हमें नुकसान पहुंचा है। तो अगर ये बी दिखा देता है कि प्रथम दृष्टया डॉक्टर साहब की गलती थी, तो ऐसी दशा में अब जो सबूत का भार होगा वह मरीज से किस पर शिफ्ट हो जाएगा, डॉक्टर साहब पर। तो और डॉक्टर साहब को ये साबित करना पड़ेगा कि हमने पूरी सतर्कता और क्या बरती है, सावधानी। यानी कि सबूत का भार किस पर आ गया, ए पर, डॉक्टर साहब पर। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो घटनाएं स्वयं बोलती हैं ये साक्ष्य का नियम है कि विधि का, साक्ष्य का, और ये शुद्ध रूप से एविडेंस की धारा 106 में समाहित है, इसमें कोई शक नहीं है। और यही बिहार बार बार अटैक कर रहा है, पूछ रहा है। दूसरा देखिए भाई, आपका रेस एप्सिलॉन क्वीटर लागू करने के लिए कुछ बातें साबित की जाती हैं। पहली बात ये वादी करेगा कि हजूर प्रतिवादी उपेक्षावान था। दूसरी बात ये साबित करनी पड़ेगी कि घटना देखने से ही लगता है कि प्रतिवादी की गलती थी, प्राइमा फेसाई, यानी कि प्रथम दृष्टया, यानी कि एक नज़र देखने से ही लग जाता है कि इस मामले में प्रतिवादी ने उपेक्षा बरती। और घटना में केवल एक निष्कर्ष ही निकलता है, दो नहीं। निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रतिवादी की गलती के कारण ही ये घटना हुई। अगर दो निष्कर्ष निकले तो भाई ये मैक्सिम लागू नहीं होगी। या एक ही निष्कर्ष निकल रहा है क्या, कि प्रतिवादी क्या था, दोषी। ऐसी दशा में न्यायालय ये मानकर चलेगा कि प्रतिवादी दोषी है और वादी जो आपका है उसे प्रतिवादी का दोष साबित करने से मुक्ति मिल जाएगी। अब सबूत का भार या बचाव का दायित्व प्रतिवादी या डॉक्टर साहब पर होगा कि वह साबित करें कि मेरी गलती के कारण ये घटना घटित नहीं हुई है। इस पर एक केस आपका सुभागवंती का देखा जाता है, लीडिंग जो केस है सुभागवंती वर्सेज आपका दिल्ली विकास प्राधिकरण, यही केस ज़्यादा पूछा जाता है। सुभागवंती देखिए भाई इसमें हुआ क्या, दिल्ली में एक आपका बस स्टॉप बना, यानी कि आपका जहां यात्री खड़े होकर बस का इंतजार करते हैं, दिल्ली आपका नगर निगम ने बनवाया था, यानी कि दिल्ली म्युनिसिपल बोर्ड ने बनवाया था। जो आपका बस स्टॉप बना था उसका एज आपका 80 साल था, यानी कि जो बस स्टॉप बना था वह 80 साल तक अच्छे से रह सकता था। मैंने जो आपका इंजीनियरों ने उसे क्या उसकी लगाई थी, आयु। देखिए जब कोई पुल बनता है, मकान बनता है या बिल्डिंग बनती है तो जो इंजीनियर होते हैं कितने दिन तक यह सुरक्षित रहेगा उसका एक पैमाना बनाते हैं। जैसे प्रयागराज को ले लीजिए, आपका अंग्रेज आपका पुल बना कर गए थे, नैनी पुल बनाए थे। इधर आपका कह सकते हैं कि शास्त्री ब्रिज, ये झूसी का पुल, और इधर फाफा मऊ का। तो आपका कोई भी पुल बनाया जाता है उसकी एक एज होती है
अनंत काल तक आप उस पर यात्रा नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि जो ये फाफा मऊ का पुल है पूरी तरह बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है। नया पुल बन गया। नैनी पुल भी पूरी तरह बंद नहीं किया गया है, लेकिन भारी वाहनों का प्रवेश क्या किया गया, रोका गया। नया पुल बन गया। शास्त्री ब्रिज भी आपका नया पुल बना है। रेलवे पुराने पुल से अभी जा रही है और आपका माने यात्रियों के लिए नया बना है। उसी प्रकार इस केस में आपका बस स्टॉप बना था और बस स्टॉप 10 भाई लोग खड़े थे और 10 साल में ही बस स्टॉप की बिल्डिंग भर भरा के गिर गई और दो चार लोग क्या हुए, दबकर मर गए। तो सुभागवंती के पति भी मरे थे। इसने दिल्ली म्युनिसिपल बोर्ड से मुआवजा की मांग की और न्यायालय में साबित किया कि हजूर आप खुद देखिए 80 साल इस बिल्डिंग की एज थी और 10 साल में ही ये भर भरा के गिर गई। तो प्राइमा फेसाई आपका प्रथम दृष्टया ये आपका साबित होता है कि जो बिल्डिंग बनाई गई थी वह अच्छी नहीं थी, यानी कि सीमेंट ज़्यादा न लगाकर क्या भर दिया गया था, बालू। और भर भरा के क्या हुई, फिल्मों जैसे, जैसे फिल्मों में भंसता है, फिल्मों में ज़्यादा भंसता है, आपका ऐसे तो कम भंस गई, यानी कि आपका ध्वस्त हो गई। अतः ये प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया ये आपका घटना स्वयं बताती हैं, घटना बोलती हैं कि जो बनाने वाले हैं वो क्या थे इस को बनाने में, उपेक्षावान। ये घटना बोली और न्यायालय ने माना कि घटना अपनी कहानी स्वयं कह रही है कि 80 साल का था एज और 10 साल में क्या हुआ, बिल्डिंग गिर गया, यानी कि बनाने वालों ने उपेक्षा बरती थी, मुआवजा दिलवाया गया। तो इस प्रकार आपका ये मैक्सिम बताई गई। जो दूसरी मैक्सिम आपको इसमें पढ़ना पड़ता है वह योगदायी उपेक्षा, उसकी भूमिका बांध दिया जाए भाई, क्योंकि लंबा है वो, आपका मेंस में बनता है। योगदायी उपेक्षा आपका पहले क्रिमिनल मामलों में देखा जाए तब सिविल मामलों में, और कैसे क्वेश्चन बना है, मेंस में भी ये टिप्पणी बना है, इसमें तमाम असल बात, इसमें तीन चार नियम पढ़ाने पड़ेंगे, तो उसको भूमिका देख लिया जाए, कल इसको बताएंगे डिटेल में। योगदायी उपेक्षा के बारे में कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के बारे में जब भी पढ़िए तो आईपीसी की धारा 80 पढ़िएगा, और आईपीसी की धारा 80 के बाद अपकृत में उपेक्षा का अपकृत पढ़िएगा, और उपेक्षा के अपकृत में ही एक बचाव दिया गया है आपका योगदायी उपेक्षा। और ये चूंकि उपेक्षा अपकृत में ही बचाव है, तो बिहार ये पूछा था कि ये सामान्य बचाव है कि विशिष्ट, तो आपको कैसा बचाव है, विशिष्ट। क्यों? क्योंकि ये बचाव केवल किस में लिया जा सकता है, सभी अपकृत में नहीं, किस में, केवल उपेक्षा। तो योगदायी उपेक्षा आपका कैसा बचाव है, सामान्य की विशिष्ट, विशिष्ट किस में केवल बचाव है, उपेक्षा। तो पहले 80 देखिए भाई, आपका पूछा भी गया भाई यूपी में सतर्क रहना है धारा 80 से। देखिए आपका आपराधिक मामलों में योगदायी उपेक्षा कोई बचाव नहीं है। अभी हम बताएंगे योगदायी उपेक्षा होती क्या है, पहले क्रिमिनल मामला निपटा दिया जाए। आपराधिक मामलों में योगदायी उपेक्षा कोई बचाव नहीं है, यानी कि अगर अभियुक्त ये कहे कि हजूर पीड़ित द्वारा भी अपराध किए जाने में सहयोग किया गया, तो अभियुक्त इसका बचाव नहीं ले सकता। तो पीड़ित द्वारा किया गया तो तुम क्यों अपराध किए, मैंने ये नहीं कह सकता कि पीड़ित भी इसमें क्या किया है, सहयोग, तुम अपराध किए हो तो दंड के भागी हो गए, पीड़ित से तुम्हारा मतलब नहीं है।
केस आपका आर बनाम स्वीडल एंड आसबर्न का है, 80 पर ही है। आर मने बताया गया था भाई रेक्स, आर बनाम स्वीडल एंड आसबर्न का केस है इस, हाँ स्वीडल एंड आसबर्न, आर वर्सेज स्वीडल एंड आसबर्न। इस केस में धारा 80 में मिल जाएगा आईपीसी में, आपको किताब में ये स्पष्ट बता दिया गया आर वर्सेज स्वीडल एंड आसबर्न के केस में कि योगदायी उपेक्षा आपराधिक मामलों में कोई बचाव नहीं, लेकिन सिविल मामलों में है, याद रखिए। तो सिविल मामलों में कैसे हैं, कई सिद्धांत आपका आया। देखिए इसको पढ़ते समय पढ़ना कैसे है, आपका यह एक सामान्य बचाव नहीं है, यह जरूर याद रखें। कैसा बचाव है, विशिष्ट। और विशिष्ट मतलब किसी पर्टिकुलर अपकृत्य में लिया जा सकता है। तो केवल किस में ये बचाव लिया जाएगा, किस अपकृत्य में, उपेक्षा के, नेग्लिजेंस के, सब में नहीं, कठोर दायित्व में नहीं, इत्यादि में नहीं, केवल किस में, उपेक्षा। भाई बिहार बार बार ये अटैक कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बचाव है, तो दे देगा दैवकृत, आपका दे देगा आवश्यकता, योगदायी उपेक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है विशिष्ट बचाव, योगदायी उपेक्षा। इसको देखिए एक उदाहरण लास्ट में भाई बताया जाए ताकि आपका एकदम दिमाग में बैठे कि योगदायी उपेक्षा होती क्या है। और इसमें आपका जो केस मैंने आपका आगे बताया जाएगा, लेकिन दिमाग में बैठाइए आपका एक उदाहरण बेलुजम बीबी का केस आता है, बहुत प्रसिद्ध केस है बेलुजम बीबी। बेलुजम, देखिए इसमें हुआ क्या, बेलुजम बीबी का केस है योगदायी उपेक्षा पर। देखिए इसमें हुआ क्या भाई, बेलुजम बीबी का जो पति था वह एक बस पर सवार हुआ और बस के छत पर सवार हुआ। जब ड्राइवर बस चला रहा था तो वह एक जगह पटरी से नीचे बस उतारा थोड़ा मने, और ऊपर आपका पेड़ था, पेड़ की डाल से बेलुजम बीबी के पति का सिर टकराया और वहां से वो क्या आ गए, नीचे, यानी कि बस से कहाँ आ गए, नीचे, चोट लगी सिर और इत्यादि में, और एक दो दिन बाद स्वर्ग सिधार गए, यानी कि भाई आपका खेत हो गए, मर गए, यानी कि डेथ हो गई भाई, ना आए तो ये भी जानिए, या हाँ डेथ हो गई। उसके बाद से बेलुजम बीबी ने आपका ड्राइवर और बस के मालिक के खिलाफ मुकदमा किया कि बस के ड्राइवर की लापरवाही के कारण हमारे पति की मृत्यु हो गई, अतः क्या दिया जाए, मुआवजा। अब देखिए योगदायी उपेक्षा में बस का जो मालिक था वह बचाव लेगा। बस का मालिक ये कहेगा कि ठीक है हजूर, हमारे ड्राइवर ने गलती की, बस को कहाँ ले गया, रोड से नीचे ले गया, लेकिन ये कौन सही थे, इनको क्या जरूरत थी बस के ऊपर चढ़ने की। जैसे बिहार झारखंड में लोग क्या करते हैं कि, या पूर्वांचल में भी, पहले आपका बस के ऊपर चढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है, यानी कि चढ़ना वहाँ बहुत अच्छा माना जाता है, और जो भी जाता है पहले बस के ऊपर चढ़ता है, सीट पर नहीं। जाकर देख सकते हैं भाई, आपका बस के ऊपर बैठने पर हवा भी लगेगी, लेकिन आपका एक बार अगर आ गया, पेड़ ओड़ कहीं आ गई, आ गया लड़ गए तो नीचे भी आ जाएंगे। हाँ, देखिए तब बस का मालिक ये कह रहा था कि हजूर इनकी भी तो गलती है, इनको क्या जरूरत थी ऊपर चढ़ने की। तो ऐसी दशा में अब न्यायालय ने बस के ड्राइवर और आपका बस और यात्री जो ऊपर बैठा था दोनों को 50-50% का दोषी माना।
यानी कि आपका ड्राइवर भी दोषी और कौन, यात्री भी। इसी को योगदायी उपेक्षा कहते हैं भाई, कि ड्राइवर दोषी था लेकिन यात्री ने भी उसमें कुछ क्या दे दिया, सहयोग। तो जितना मुआवजा, चूंकि जितना आपका दोष है मुआवजा उतना कम हो जाएगा। यानी कि अगर 1 लाख मिलना है और 50% दोषी कौन निकला, यात्री, तो 50% मुआवजा कम हो जाएगा और बेलुजम बीवी को कितना मिलेगा, 50,000। लेकिन ऐसे ही ये नियम नहीं आया, इसके लिए तमाम तामझाम हुआ। डेविस बनाम मान का केस आएगा, फोस्टर का केस आएगा, सामंड का आएगा, लास्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी रूल आएगा, घोड़ा गधा का उदाहरण आएगा, तमाम उदाहरण आएंगे। हम तो इसका क्या बताए क्लू, अभी आपका शुरुआत हुई। यानी कि शुरुआती दौर से लेकर बीच वाला हम छोड़ दिए और लास्ट वाला केवल बताए कि वर्तमान में ये नियम है कि जितना वादी की गलती उतना मुआवजा क्या होगा, कम।